arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर श्वेता पांडे। यूरोपियंस का आगमन एवं प्रभाव, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी एवं अंग्रेज, साथ ही दक्षिण भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। भाग 1। P.E. रॉबर्ट्स ने कहा है, भारत की प्राचीन ख्याति ने एवं उसकी परंपरागत संपत्ति में हिस्सा बांटने की इच्छा ने यूरोप वासियों को सागर की उत्ताल तरंगों से जूझने के लिए अनुप्रेरित किया। मानव प्रारंभ से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। विशाल समुद्र के पार क्या है, इसकी जिज्ञासा सदैव बनी रही। भारत के संबंध यूरोप के देशों से अत्यंत प्राचीन काल से चले आ रहे थे। शायद मानव की जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण ही ये संबंध स्थापित हुए होंगे। 16वीं सदी के बाद का इतिहास यूरोप के आधुनिक इतिहास से बहुत प्रभावित है। आधुनिक युग के प्रारंभ में पश्चिमी यूरोप में जो परिवर्तन हुए, उन्होंने न सिर्फ यूरोप की काया पलट कर दी, बल्कि सारे संसार में उन्होंने एक नवीन युग ला दिया है। जब यूरोप में इस प्रकार के परिवर्तन हो रहे थे, तब भारत में कुछ और ही स्थिति थी। मुगलों के आक्रमण ने भारत के आधुनिक युग को 150 वर्ष पीछे ढकेल दिया था। मुगल साम्राज्य स्वयं शिथिल होने लगा, तब दूसरे आक्रमणकारियों ने अपना रास्ता बनाना प्रारंभ किया। इसी समय यूरोप की कई जातियां भारत में जल मार्ग से घुसने में सफल हुई। नवीन मार्गों की खोज के कारण यूरोप के निवासी मसालों, दवाइयों, कीमती पत्थर, रेशम, सोना, चांदी आदि की प्राप्ति के लिए मध्य एशिया के देशों तथा भारत पर निर्भर रहते थे। इन वस्तुओं के आकर्षण ने जहां एक तरफ नवीन मार्गों की खोज का मार्ग प्रशस्त किया, वहीं दूसरी तरफ कुछ मार्ग बंद हो गए थे। जैसे 1453 ईस्वी में उस्मानिया राजवंश का अधिकार कुस्तुनतुनिया पर हो जाने से प्रमुख व्यापारिक मार्ग तुर्कों के अधिकार में आ गया। परिणाम स्वरूप भारत से यूरोप को थल मार्ग से होने वाला व्यापार अवरुद्ध हो गया। इधर एशिया के व्यापार पर वेनिस जिनेवा के व्यापारियों का एकाधिकार था, जो पुर्तगालियों और स्पेनिश व्यापारियों को दूर रखना चाहते थे। फलतः ये व्यापारी भारत में व्यापार हेतु अलग अलग मार्गों की तलाश में जुट गए। ये व्यापारी बिना किसी को शत्रु बनाए लाभ प्राप्त करना चाहते थे। भारत का समुद्री मार्ग खोजने के प्रयास में स्पेन का उत्साही नाविक कोलंबस 1494 में अमेरिका पहुंच गया तथा उसने अमेरिका को नई दुनिया का नाम दिया, जबकि पुर्तगाल के लिस्बन से 11 महीने तक की लंबी समुद्री यात्रा तय कर 20 मई 498 ईस्वी में वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप से अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ कालीकट पहुंचा। इस प्रकार कोलंबस एवं वास्को डिगामा ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवीन समुद्री मार्गों की खोज करके एक नवीन युग का सूत्रपात किया। नवीन मार्गों की खोज ने भारत का विश्व व्यापार में मार्ग प्रशस्त किया और भारत का संबंध यूरोप सहित समूचे विश्व से संभव हो पाया। शायद मध्यकाल की किसी घटना ने सभ्य जगत पर इतना महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डाला जितना भारत के लिए सामुद्रिक मार्ग के खुल जाने से पड़ा। 16वीं शताब्दी तक व्यापार में पुर्तगालियों का एकाधिकार बना रहा, किंतु 17वीं सदी में डचों का वर्चस्व कायम हो गया। तत्पश्चात 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी और अंग्रेज व्यापारी व्यवसाय पर अधिकार करने में सफल हो गए। भारत में पुर्तगालियों का आगमन। भारत में आने वाली 4 यूरोपीय जातियां थीं। पुर्तगाल के पुर्तगाली, हॉलैंड के डच, फ्रांस के फ्रेंच तथा इंग्लैंड के अंग्रेज। इनमें सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। वास्को डिगामा ने कालीकट के हिंदू राजा जमोरिन से मिलकर व्यापार की अनुमति प्राप्त की। इस समय भारत में व्यापार पर अरब के मुसलमानों का एकाधिकार था। पुर्तगाली मुसलमानों के विरोधी थे, अतः पुर्तगालियों ने मुसलमानों के व्यापार को ठप करने हेतु जमोरिन से प्रार्थना की कि वह अरब व्यापारियों को व्यापार करने की अनुमति ना दें। मुसलमानों के प्रति सहानुभूति न रहते हुए भी जमोरिन ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसे चुंगी के रूप में उनसे बड़ी राशि मिलती थी। अतः पुर्तगालियों ने जमोरिन के शत्रु कोचीन के शासक से समझौता किया। यह संधि 1503 ईस्वी में अल्बुकर्क के द्वारा की गई। अल्बुकर्क ने जमोरिन और कोचीन के शासक के बीच भी मित्रता कायम कराई तथा कोचीन में एक व्यापारिक कोठी बनवाई।
इसके बाद शीघ्र ही अल्बुकर्क लिस्बन चला गया। अल्मीडा 1506 ईस्वी में अल्मीडा पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी का गवर्नर बनकर भारत आया। उसने अनेक नए दुर्गों को बनवाया। अल्मीडा ने कन्नौर में भी एक नए दुर्ग का निर्माण करवाया। वह 1505 से 1508 ईस्वी तक भारत में रहा और व्यापार को बढ़ाया। अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर भारत आया तथा 1515 ईस्वी तक भारत में रहा। अल्बुकर्क कोचीन की कोठी से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वहां राजा के अधीन रहना पड़ रहा था। उसकी दृष्टि गोवा पर थी, अतः एक बड़े जहाजी बेड़े के साथ उसने गोवा पर अधिकार कर लिया। गोवा इस समय बीजापुर के सुल्तान के अधीन था। आगे चलकर वह कोचीन, गोवा, दमन और दीव में अपने व्यापारिक केंद्र खोलने में सफल हो गया। अल्बुकर्क ने अपने कार्यकाल में फारस की खाड़ी के हरमुज से मलाया स्थित मलक्का तक तथा इंडोनेशिया के मसाले के टापुओं तक के समुद्री तट पर प्रभुत्व स्थापित किया। उसने पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से अपने कर्मचारियों को भारतीय महिलाओं के साथ व्याभिचार करने की छूट दे दी थी। इसके अतिरिक्त भारतीयों के प्रति उसका व्यवहार दुष्टतापूर्ण था, जिसके कारण वह भारतीयों में अपनी लोकप्रियता खो बैठा तथा 1515 ईस्वी में गोवा में उसकी मृत्यु हो गई। अल्बुकर्क की मृत्यु के बाद भी पुर्तगाली उसकी नीतियों का अनुसरण करते रहे। 1530 ईस्वी में उन्होंने अपना केंद्र कोचीन से बदलकर गोवा किया। 1534 ईस्वी में बेसीन के द्वीप पर अधिकार किया गया। 1556 ईस्वी तक पुर्तगाली श्रीलंका पर अपना व्यापारिक एकाधिकार कायम करने में सफल हो गए। इस प्रकार लगभग 100 वर्षों तक पुर्तगालियों ने पूर्वी देशों से सफल व्यापार किया। कालांतर में उनका पतन हो गया। पुर्तगालियों के पतन के कारण। पहला, अधिकारियों की अनुशासनहीनता। दूसरा, धार्मिक नीति। तीसरा, आर्थिक संसाधनों की कमी। चौथा, पुर्तगाल की पराजय। पांचवा, अधिकारियों की अदूरदर्शिता। छठवां, ब्राजील की खोज। सातवां, मराठों का उत्थान। और आठवां, मुगल शक्ति का विस्तार। यूरोपीय जातियों में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने ही भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रभुत्व समाप्त हो गया। भारत में पुर्तगाली व्यापारियों के पतन के कारण इस प्रकार हैं। पहला, अधिकारियों की अनुशासनहीनता। पुर्तगाली अधिकारी प्रारंभ में तो अनुशासित एवं नियंत्रित थे, किंतु बाद में अप्रत्याशित सफलता के कारण उनमें अनुशासनहीनता आ गई। प्रारंभ में अधिकारी मुसलमानों से घृणा करते थे, परंतु बाद में हिंदुओं पर भी अत्याचार करने लगे। उन्होंने व्यापार में कम और लूटपाट में अधिक ध्यान दिया। सैन्य शक्ति के बल पर वे भारतीय राजाओं के व्यक्तिगत संघर्षों में रुचि लेने लगे। कंपनी के संचालक गण कभी अपने अधिकारियों व कर्मचारियों की इन गतिविधियों का विरोध नहीं करते थे, जिसका दूरगामी प्रभाव पड़ा। दूसरा, धार्मिक नीति। पुर्तगाली व्यापार में स्थायित्व प्राप्त करते ही ईसाई धर्म प्रचार में संलग्न हो गए। इस हेतु हिंदुओं और मुसलमानों को उन्होंने जबरदस्ती ईसाई बनाया। इससे लोगों की उनके प्रति सहानुभूति कम हो गई। पुर्तगालियों की नीति मुख्यतः धार्मिक असहिष्णुता की नीति थी, जिससे जनता में विरक्तता स्वाभाविक ही थी। इसके अतिरिक्त धर्म प्रचार में अत्यधिक धन खर्च करने के साथ ही बड़े पैमाने पर गिरिजाघरों के निर्माण में इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। इसे अदूरदर्शी कदम कहा जा सकता है, जो उनके पतन का कारण बना। तीसरा, आर्थिक संसाधनों की कमी। पुर्तगालियों के आर्थिक संसाधनों की संख्या सीमित थी, फलतः व्यापार में बड़ी राशि एक साथ खर्च करने में वे असमर्थ थे। उनका क्षेत्र विस्तृत होता गया, क्योंकि भारत के साथ ब्राजील में भी उनका उपनिवेश स्थापना का प्रयास हो रहा था। इस प्रकार एक साथ दो देशों में उनके व्यापारिक विस्तार से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, जिससे व्यापार व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ा। चौथा, पुर्तगाल की पराजय। 1580 ईस्वी में स्पेन ने पुर्तगाल को युद्ध में पराजित कर उसे अपने देश में मिला लिया।
इसके दो परिणाम हुए। पहला यह कि स्पेन के द्वारा व्यापार को संरक्षण नहीं मिला तथा दूसरा यह कि स्पेन के प्रमुख विरोधी डच थे जो पुर्तगाली कंपनी के व्यापार के क्षेत्र में कट्टर प्रतिद्वंदी बन गए। पांचवा, अधिकारियों की अदूरदर्शिता। भारत में पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी की स्थापना के दिनों में यहाँ योग्य और चतुर गवर्नर नियुक्त किए गए जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता से कंपनी के क्षेत्र को बढ़ाया, किंतु अल्बुकर्क की मृत्यु के बाद परवर्ती अधिकारी अदूरदर्शी निकले जिन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ तक ही अपने को सीमित रखा। साथ ही सर्वत्र भ्रष्टाचार और घूसखोरी का माहौल बन जाने से कंपनी की साख गिर गई और पतन अवश्यंभावी हो गया। छठवां, ब्राजील की खोज। पुर्तगालियों ने कुछ समय पश्चात दक्षिण अमेरिका में ब्राजील की खोज की। इस प्रकार उनका ध्यान इस नई बस्ती की ओर खिंच गया। सातवां, मराठों का उत्थान। 17वीं-18वीं शताब्दी में मराठों का उत्थान हुआ जिन्होंने पुर्तगालियों से घाना, सालसेट, बसीन आदि प्रदेशों को छीन लिया। आठवां, मुगल शक्ति का विस्तार। मुगलों द्वारा दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार के कारण शीघ्र ही पुर्तगालियों की साम्राज्यवादी लालसाएं समाप्त हो गई। भारत में डचों का आगमन। हॉलैंड वासी डच के नाम से जाने जाते हैं। यह देश समुद्र के किनारे स्थित है, अतः डचों को समुद्री यात्रा व व्यापार में श्रेष्ठता हासिल करना सहज हो गया। साथ ही डच श्रेष्ठ नाविक भी थे। 1581 ईस्वी से पूर्व हॉलैंड स्पेन का उपनिवेश था, किंतु बाद में विद्रोह के माध्यम से वह स्वतंत्र हो गया। 1602 ईस्वी में भारत में डचों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जिसे एक घोषणा पत्र में व्यापार के साथ युद्ध, समझौता और क्षेत्र के विस्तार करने की अनुमति दी गई। डचों ने कभी भी भारत में एकाधिकार की बात नहीं सोची। उनकी इच्छा इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा द्वीपों में अधिकार करने की अधिक थी, क्योंकि इन क्षेत्रों में मसाले बड़े पैमाने पर उपलब्ध थे। डच इन क्षेत्रों से पुर्तगालियों के वर्चस्व को समाप्त करने में सफल हो गए। इन्हीं द्वीपों पर अंग्रेजों की निगाहें जमी हुई थी। 1623 ईस्वी में अंग्रेजों को डचों ने युद्ध में परास्त किया। डचों ने भारत में आगरा, सूरत, पटना, चिंसुरा, मछलीपट्टम, कोचीन, भड़ौच आदि नगरों को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। 1656 ईस्वी में डचों ने कोलंबो तथा 1658 ईस्वी में संपूर्ण श्रीलंका पर अपना आधिपत्य स्थापित कर पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। डचों ने जावा तथा श्रीलंका में अपने अधिकार तथा व्यापार को अधिक महत्वपूर्ण समझा तथा भारत में उपनिवेश स्थापना का उन्होंने प्रयास नहीं किया। वस्तुतः डचों ने अंग्रेजों को भारत में स्थापित होने का मार्ग दिखाया। डचों के पतन के कारण। पहला, डच कंपनी एक राष्ट्रीय कंपनी थी जिसमें कुशल नेतृत्व का अभाव था। दूसरा, हॉलैंड काफी समय तक गुलाम था, फलतः उसके पास पर्याप्त व्यापारिक साधन नहीं थे। तीसरा, डचों की आंतरिक आर्थिक स्थिति खराब थी। चौथा, कालांतर में डचों की भारतीयों के प्रति अरुचि की भावना पतन का कारण था। पांचवा, अंग्रेजों से युद्ध की वजह से डचों की स्थिति खराब थी। इतिहासकार P.E. रॉबर्ट्स लिखते हैं, 1579 ईस्वी में गोवा के जेसूट कॉलेज का प्राध्यापक नियुक्त होने वाला थॉमस स्टीफन्स प्रथम अंग्रेज था जिसे भारतवर्ष की मुख्य भूमि पर बसने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। फिर तो सौभाग्य का यह चक्र कुछ ऐसा चला कि एक दिन संपूर्ण भारत भूमि पर अंग्रेज छा गए और दिल्ली के लाल किले पर यूनियन जैक फहराने लगा। मिल्डन हॉज 1599 ईस्वी में लंदन से भारत पहुंचा। यह व्यापारिक मुगल सम्राट अकबर से मिला तथा मुगल सम्राट से कुछ सुविधाएं प्राप्त करने में भी उसे सफलता मिली। भारत में अंग्रेजों को आरंभिक सफलता फ्रांसिस डे तथा सर्जन ग्रोविल बाउंटन से मिली। फ्रांसिस डे यदि दूरदर्शिता पूर्वक निर्णय नहीं लेता तो 1642 ईस्वी में बंगाल से अंग्रेजी बस्तियां सदा के लिए मिट जाती। इसी प्रकार ग्रोविल बाउंटन, जो बंगाल के सूबेदार का चिकित्सक था, 1650 ईस्वी में हुगली में अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना हेतु अनुमति लेने में सफल हो गया। इंग्लैंड के स्वतंत्र व्यापारियों ने, जिनकी संख्या 100 थी,
31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी के अधिकारियों ने सर्वप्रथम भारतीय भूगोल का अध्ययन कर मानचित्र तैयार किया तथा व्यापार योग्य वस्तुओं को सूचीबद्ध करने के बाद कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया। इस प्रकार कंपनी की पश्चिम से पूर्व की प्रथम जल यात्रा 13 फरवरी 1601 ईस्वी को 5 जलपोतों के साथ जेम्स लंकास्टर के नेतृत्व में शुरू हुई। द्वितीय यात्रा 1604 ईस्वी में मिडल्टन के नेतृत्व में तथा तृतीय यात्रा 1608 ईस्वी में कप्तान हॉकिंस के नेतृत्व में की गई। तृतीय जल यात्रा सफल रही। हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर से सूरत में बसने की अनुमति लेने में सफल हुआ। इस प्रकार भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति मिली। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो ने मुगल दरबार से साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने की अनुमति लेने में सफलता अर्जित की। इसके बाद अंग्रेजों के पुर्तगालियों और डचों से व्यापार संबंधी संघर्ष शुरू हो गए, जो एक संधि के बाद 1667 ईस्वी में समाप्त हुए। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर अपने अधिकार के दावे को छोड़ दिया तथा डचों ने अंग्रेजी बस्तियों से दूर रहने का संकल्प लिया। arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।